हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडीफाई भारत पर, जहां अपन देखने वाले हैं आपका मृदा यांत्रिकी सॉइल मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। कल के लेक्चर में हमने देखा था उसका इंडेक्स कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जो जेई के अंदर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी के साथ हमने देखा था कि सॉइल क्या होती है, मृदा की परिभाषा क्या होती है, मृदा यांत्रिकी सॉइल मैकेनिक्स अथवा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में अंतर क्या होता है। दूसरा कि सॉइल का अध्ययन क्या कहा जाता है, सॉइल का जनक जो फादर है या फाउंडर है वो कौन थे सॉइल के मैकेनिक्स की प्रथम जो बुक थी उसका नाम क्या था और वो किस सन में पब्लिश की गई थी। ये सारी बातें अपन ने डिस्कस करी थी। साथ ही साथ अपन ने देखा था कि सर पेडोलॉजी अध्ययन को कहते हैं, पेडोजेनोसिस उसके बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, और ये एक जियोलॉजिकल साइकिल है जिसमें 4 स्टेप्स होती हैं, और वो 4 स्टेप्स कौन कौन सी है वो भी आपको बताई गई थी। सबसे पहले होती है वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहीवल। वेदरिंग को बोलते हैं अपहीवल, वेदरिंग को बोलते हैं आपका अभ्युत्थान, अपघटन। ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं परिवहन, डिपोजिशन को बोलते हैं विक्षेपण, और अपहीवल को बोलते हैं अभ्युत्थान। ये चारों स्टेप्स थी। वन बाय वन इन स्टेप्स को क्या करते हैं, फॉलो होती है और आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां तक बातें सभी को क्लियर है, बताइएगा। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर अपन स्टार्ट करेंगे एक नया, यहाँ पर एक नया टॉपिक। हमने कहा था कि कल आपको बताई थी वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग के बारे में आप लोगों को समझाया गया था। एक मिनट होल्ड करिएगा। वेदरिंग के बारे में आप लोगों को समझाया गया था कि वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग का मतलब होता है, ये लिखो कि पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है वेदरिंग, जिसे क्या कहते हैं, अपघटन। वेदरिंग का मतलब होता है कि सर डिसइंटीग्रेशन या इरोजन, कि किसी रॉक में क्या होना, टूट जाना ही क्या कहलाता है, आपका वेदरिंग कहलाता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, अपघटन। तो अपन कहते हैं कि चट्टान का टूटना ही चलिए, तो चट्टान का टूटना ही अपघटन कहलाता है। तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि चट्टान का टूटना, डिसइंटीग्रेशन। एक वर्ड अगर बोलें एक वर्ड में तो कहते हैं सर डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है आपका वेदरिंग। टूटना, रॉक का टूटना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, फिर वेदरिंग जो होती है, तो अपघटन दो प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होती है वेदरिंग, यहाँ पर लिखना कि टूटना डिसइंटीग्रेशन वेदरिंग कहलाता है, और ये 2 टाइप्स की होती है वेदरिंग, पहली और एक दूसरी, है ना, पहली और ये दूसरी। पहली की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। और दूसरी वेदरिंग होती है आपकी केमिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग को बोलते हैं भौतिक अपघटन। और ये क्या होती है,
रासायनिक अपघटन। तो याद रखिएगा कि वेदरिंग क्या हुआ, अपघटन क्या होता है, टूटना, रॉक का टूट जाना ही वेदरिंग कहलाता है। और वेदरिंग टू टाइप्स की होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक अपघटन और केमिकल का मतलब होता है आपका रासायनिक अपघटन। ठीक है। अब भौतिक अपघटन या रासायनिक अपघटन के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या होती है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग को परफॉर्म करने के लिए फिजिकल एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसी प्रकार से केमिकल वेदरिंग को परफॉर्म करने के लिए केमिकल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब सर फिजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं जो कि फिजिकल वेदरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो फिजिकल एजेंट होते हैं सर हमारे कौन से, तो वो होते हैं हमारे जैसे विंड हो गया, है ना, वाटर हो गया, ग्रेविटी हो गया, आइस हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब फिजिकल एजेंट है। केमिकल एजेंट या केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, रिएक्शंस, क्रियाएं होती है, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, कार्बोनेशन हो गया। इन रिएक्शंस के द्वारा यदि रॉक का टूट रहा है, रॉक टूट के और मिट्टी का बन रहा है, मृदा बन रही है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग। तो यहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है केमिकल में, वो रिएक्शंस के द्वारा हो रहा है, और फिजिकल में फिजिकल एजेंट्स के द्वारा हो रहा है। ये दोनों में अंतर होता है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के अंदर। ठीक है, यही अंतर है हमारे फिजिकल और केमिकल वेदरिंग में। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई सभी का, बताइए। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई सभी की। फिर हमने कहा नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल वेदरिंग के लिए फिजिकल वेदरिंग के लिए फिजिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो सर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारे फिजिकल एजेंट, भौतिक जो है आपके घटक, फिजिकल एजेंट। अब वो फिजिकल एजेंट कौन कौन से है कि जिनके द्वारा ये हमारी फिजिकल वेदरिंग होती है, वो फिजिकल एजेंट की अगर बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो लिखेगा कि वो फिजिकल एजेंट कौन से हैं जिनके द्वारा फिजिकल वेदरिंग होती है। तो वो है आपके विंड, जिसको एयर कहते हैं, विंड, वाटर, आइस, टेम्परेचर, ये क्या है, सब फिजिकल एजेंट है। यदि मृदा का लगातार उसके ऊपर एयर टकरा रही, जैसे कि उस डायग्राम में देखा था, उसके द्वारा वेदरिंग हो रही है, तो फिजिकल वेदरिंग कहलाएगी। यदि लगातार उस मृदा, उस चट्टान के ऊपर लगातार पानी बह रहा है, उससे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी आपका फिजिकल एजेंट कहलाएगा, फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। यदि उसमें से आइस जो है, बर्फ की चट्टान जो है वो पिघल के नीचे आ रही है, तो उसके घर्षण से जो मृदा बनती है वो भी फिजिकल वेदरिंग के द्वारा निर्मित मृदा होती है। और यदि तापमान के कम या ज्यादा होने से श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण दरारें आती है उस चट्टान के अंदर, चट्टान वीक होती है, समय के साथ वो टूट जाती है, उससे जो निर्मित मृदा होती है वो भी फिजिकल वेदर, भौतिक अपघटित जो है मृदा होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो वो एजेंट जो फिजिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे वाटर हो गया, आइस हो गया, टेम्परेचर हो गया, और आपका विंड हो गया। ये सभी क्या है, आपके फिजिकल एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो मृदा बनती है वो उसका नेचर कैसा होगा, कि जो फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो सॉइल बन रही है उसका नेचर कैसा होगा। तो हमने कहा सर उसका नेचर होगा वो नॉन प्लास्टिक मृदाएं बनेगी। जो भी मृदा फिजिकल एजेंट के द्वारा निर्मित होती है या फिजिकल वेदरिंग के द्वारा निर्मित होती है, वो सभी नॉन प्लास्टिक मृदा होगी, मतलब जो कि डिफॉर्म ना हो सके किसी शेप में, जैसे ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, इस तरह की मृदा
का निर्माण होता है फिजिकल एजेंट के द्वारा, फिजिकल वेदरिंग के द्वारा। तो लिखेंगे इसके द्वारा नॉन प्लास्टिक मृदाओं का निर्माण होता है, जैसे ग्रेवल अथवा सैंड, है ना, जैसे ग्रेवल अथवा सैंड। तो इस स्लाइड पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फिजिकल वेदरिंग फिजिकल एजेंट के द्वारा होती है, उसके लिए फिजिकल एजेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से फिजिकल एजेंट? जहां पर विंड या एयर आ जाए, वाटर आ जाए, आइस आ जाए या टेम्परेचर आ जाए, इनमें से कोई भी चीज आ जाए तो मतलब वो वेदरिंग कैसी कहलाएगी? वो फिजिकल वेदरिंग कहलाएगी, भौतिक अपघटन कहलाएगा। इसके अंदर जो मृदा का निर्माण होता है वो नॉन प्लास्टिक मृदा होती है। नॉन प्लास्टिक मृदाओं का मतलब ऐसी मृदा जो किसी शेप में न ढल सके, जो डिफॉर्म ना हो सके, जिसमें प्लास्टिसिटी ना हो, उसे नॉन प्लास्टिक मृदाएं कहते हैं। जैसे मोटे कणों वाली मृदाएं सभी नॉन प्लास्टिक मृदा होती है। ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, ये सामान्य तौर पर नॉन प्लास्टिक मृदा की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसको नॉन प्लास्टिक मृदा कहा जाता है। तो भौतिक अपघटन से निर्मित मृदा कैसी होगी? नॉन प्लास्टिक होगी, ग्रेवल और सैंड होगा। और साथ ही साथ इसके अंदर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो चेंज भी नहीं होते हैं। तो एक पॉइंट और लिखेंगे कि इससे निर्मित मृदा में इससे इससे निर्मित मृदाओं में मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज नहीं होते हैं। चेंज नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या कहा यहाँ पर कि सर फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो सॉइल फॉर्मेशन होगी उनके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो मिनरल्स उसमें थे निर्माण से पहले, वही मिनरल्स उस निर्माण के बाद भी पाए जाएंगे। कोई भी मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ रिएक्शंस हो गई और वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो अपना दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ऐसा उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो चेंज जो है वो नहीं होती है, नहीं होते हैं। किसके अंदर? भौतिक अपघटन के अंदर। पर यदि यही बात करें रासायनिक में तो कहानी उल्टी है। यही अगर मैं बात करूं रासायनिक अपघटन में तो वहां पर जो है कहानी आपकी बिल्कुल विपरीत है। राइट? क्लियर हुआ सभी को कि वहां जो है वो कहानी बिल्कुल जो है वो विपरीत है। तो नेक्स्ट बात करिए अपन ने सेकंड, केमिकल ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी? रासायनिक अपघटन की, केमिकल वेदरिंग की। तो यहां पर लिखते हैं कि केमिकल वेदरिंग के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल है वो होती है रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग केमिकल वेदरिंग के दौरान निर्मित मदाओं में मेनली
रिएक्शंस का रोल होता है, क्रियाओं का। जैसे उसमें फिजिकल एजेंट रेस्पॉन्सिबल थे, यहाँ पर फिजिकल एजेंट ना होकर यहाँ पर रिएक्शंस रेस्पॉन्सिबल है। तो केमिकल वेदरिंग के दौरान निर्मित विधाओं में मेनली क्रियाओं का, रिएक्शंस का रोल होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन सी रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जिसको कहते हैं, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, रिडक्शन, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि सर केमिकल वेदरिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन रोल है वो किसका है, रिएक्शंस का है, क्रियाओं का जो है मेन पर वहां पर रोल होता है उसके फॉर्मेशन के लिए। दूसरा कि रिएक्शन कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोनेशन होगा, हाइड्रेशन होगा, रिडक्शन होगा, इस तरह की रिएक्शंस होगी। उन रिएक्शंस से आपकी क्या होगी, वहां पर किसी में वॉल्यूम चेंज होगा, किसी के अंदर कंपोजिशन चेंज होगी, किसी में प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, और उसके अंदर क्रैक्स आएंगे, और वो क्या होगा, एक मृदा का निर्माण करेंगे। तो उसे कहते हैं आपका केमिकल वेदरिंग। ठीक है, उसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग। हाइड्रेशन सभी जानते होंगे कि ऑक्सीजन इसमें वाटर को ऐड किया जाता है हाइड्रेशन के अंदर, और ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है ना। कार्बोनेशन में CO2 को ऐड किया जाता है। इस तरह की रिएक्शंस को कहते हैं अपन केमिकल वेदरिंग। इसके दौरान कहते हैं केमिकल वेदरिंग। तो इस केमिकल वेदरिंग के द्वारा जो निर्मित मृदा है उसका नेचर कैसा होगा, तो केमिकल वेदरिंग के द्वारा निर्मित मृदाएं प्लास्टिक मृदाएं होंगी। जैसे क्ले, क्ले क्या है सर, प्लास्टिक मृदाएं हैं। तो प्लास्टिक मृदाओं का निर्माण होगा। पर इसमें एक बात और होगी कि सर यहाँ पर रिएक्शंस हो रही है, और रिएक्शन के कारण मृदा के अंदर मौजूद होते हैं मिनरल्स, बताया था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर की होती है मृदा। मृदा के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट और इनऑर्गेनिक कंटेंट दोनों पाए जाते हैं, और साथ ही साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जब वो मिनरल्स जब रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोजिशन है, वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो केमिकल वेदरिंग के द्वारा निर्मित मृदाओं का जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जबकि फिजिकल वेदरिंग में वो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज नहीं होता, जैसा था वो चट्टान के बाद मृदा बनने पर भी वैसा का वैसा ही रहेगा। पर यहाँ जबकि ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात करें अपन, और तो और हमने बात करी कि और क्या चीजें होंगी, कि दूसरी यहाँ पर वहां पर नॉन प्लास्टिक मृदाएं बन रही थी, जैसे मोटे कणों वाली मृदाएं। और केमिकल वेदरिंग में जो मृदाएं बनेगी वो प्लास्टिक मृदाएं बनेगी, जो किसी भी शेप या आकार में परिवर्तित हो जाए। जैसे क्ले, किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक सॉइल का एग्जाम्पल है। यहाँ लिखेंगे इसके अंदर, केमिकल वेदरिंग के द्वारा केमिकल वेदरिंग के द्वारा प्लास्टिक मृदाओं का निर्माण होता है। जैसे क्ले। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग के द्वारा जो मृदाएं बनती है वो कौन सी होती है, प्लास्टिक मृदाएं होती है, जो किसी भी शेप या साइज में ढाल सके, है ना। जैसे एग्जाम्पल उसका क्ले। दूसरा, केमिकल वेदरिंग के द्वारा केमिकल वेदरिंग के द्वारा निर्मित मृदाओं में मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्शंस हो रही है। रीजन क्या है, चेंज होने या ना होने का, क्योंकि वहां पर रिएक्शंस, क्रियाएं नहीं हो रही है, यहाँ पर रिएक्शंस के द्वारा निर्मित हो रही है। जब रिएक्शंस होगी, हाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं वो मिनरल्स की कंपोजिशन और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे।
ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस केमिकल वेदरिंग में, कि केमिकल वेदरिंग के दौरान निर्मित मृदाएं मेनली क्रियाओं का रोल होता है, रिएक्शंस का जो होता है मेन रोल होता है उसको फॉर्मेशन के लिए। जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ये सभी रिएक्शंस जो है वो पार्टिसिपेट करती है फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट इसमें बात करें कि मृदाएं जो होती है वो कौन सी फॉर्मेशन होती है, प्लास्टिक मृदाओं का निर्माण होता है। किस प्रकार की मृदाएं केमिकल वेदरिंग के द्वारा फॉर्म होती है, तो हम कहेंगे सर प्लास्टिक मृदाएं जो है वो फॉर्म होती है। दूसरा, इन मृदाओं में जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते, वो चेंज नहीं होते हैं, चेंज हो जाते हैं, चेंज जो है वो हो जाते हैं। उसमें चेंज नहीं होते कि इसमें फिजिकल में, इसमें जो है वो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है चेंज हो जाते हैं। तो ये बातें हैं फिजिकल और केमिकल वेदरिंग में, और ये अंतर है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के अंदर। ठीक है, नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये तो अपना वेदरिंग हो गया। वेदरिंग के बाद में परिवहन में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही परिवहन कहलाता है। डिपोजिशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, एक जगह पर इकट्ठा होना। अभ्युत्थान मतलब उसी का ढेर लग जाना, और वो अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रॉक के अंदर। तो ये तो हो गई आपकी पैडोजेनेसिस प्रक्रिया हो गई, इसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं वो सब अपन ने देखा। जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो अपन ने पढ़ा कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बारे में पूछता है, वो बताया। अब कहते हैं कि सब मृदाओं को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है फॉर्मेशन के आधार पर दो तरह से। सर हमने तो बहुत सारी मृदाएं सुनी है, तो वो तो उसका सब क्लासिफिकेशन है कि सर एओलाइन भी सॉइल सुनी है, कॉलिवियल सॉइल सुनी है, लेकेस्टाइन सॉइल सुनी है, ब्लैक कॉटन सॉइल सुना है, बिल्कुल आपने सुना है। वो जो है वो क्या है, आपका सब क्लासिफिकेशन है। पर जनरली सॉइल के फॉर्मेशन के आधार पर उसे दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भाग हैं? एक तो होती है रेसिडुअल सॉइल और एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, ठीक है, एक तो रेसिडुअल सॉइल और एक होती ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल मतलब और ट्रांसपोर्ट सॉइल का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो भी बच्चे लाइव हैं, जो भी बच्चे लाइव है, कि सर रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में अंतर क्या है? हैं? नहीं पता? तो लिखिए। कहते हैं मृदा के निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? निर्माण, फॉर्मेशन के आधार पर, सॉइल के फॉर्मेशन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली जो मृदा है उसकी बात की जाए तो वो है आपकी रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल। और दूसरी जो मृदा है इसे क्या कहते हैं आपका? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल का मतलब क्या है? रेसिडुअल सॉइल को बोलते हैं अवशिष्ट मृदा, अवशिष्ट मृदा। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित, स्थानांतरित मृदा। राइट, क्या कहा हमने? हमने कहा कि सर निर्माण के आधार पर, सॉइल के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको
दो भागों में या दो टाइप्स में, टू टाइप्स में, टाइप्स लिख दो भागों की जगह, टू टाइप्स में उसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक तो रेसिडुअल सॉइल और एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसको रेसिडुअल को बोलते हैं अवशिष्ट मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल को बोलते हैं स्थानांतरित मृदा। इन दोनों पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, इन दोनों पर ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सर रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है। तो पहले सुनो क्या होती है। हमने कहा कि सर मृदा का निर्माण किससे होता है, रॉक से, और जिस रॉक से निर्माण होगा उस रॉक को बोलते हैं पेरेंटल रॉक, उसको बोलते हैं उत्पत्ति चट्टान। कि मृदा जिस पेरेंटल रॉक, जिस उत्पत्ति चट्टान से बन रही है, यदि उसी पर या उसी के आसपास पाई जाए तो उसे बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, अवशिष्ट मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रेसिडुअल सॉइल या अवशिष्ट मृदा कहते हैं। पर इसी का विपरीत हम कहे कि सर मृदा जिस उत्पत्ति चट्टान, जिस पेरेंटल रॉक से बन रही है, वो उसके आसपास या उस पर ना पाकर वो वहां से किसी एक सर्टेन दूरी पर या कुछ दूरी पर पाई जाए, उस मृदा को कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल, स्थानांतरित मृदा। तो अब दिमाग में आ रहा है कि सर मृदा जिस रॉक पर बनेगी वहीं या उसी के आसपास ही तो रहेगी, वो आगे तक कैसे पहुंच गई है, आगे तक कैसे पहुंच गई। वही आगे तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एजेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे घटक हैं जो क्या करते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे विंड, हवा चली तो यहां से उड़ के फिर आगे चली गई कुछ दूरी पर, है ना। पानी अगर बह रहा है उस पे से, तो पानी के साथ बहती हुई आगे चली गई वो। ग्रेविटेशनल ढाल है तो ढाल से लुढ़कती हुई पत्थर आगे चले गए। तो हमने क्या कहा कि सर ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अंदर किसी भी माध्यम से सॉइल जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाए, मतलब पेरेंटल रॉक से कुछ दूरी पर पाई जाती है, ऐसी मृदाओं को ट्रांसपोर्टेड मृदा या स्थानांतरित मृदा की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोनों डेफिनेशन पूछता है। रेसिडुअल सॉइल का मतलब क्या है कि जिस उत्पत्ति चट्टान में बनी यदि उसी पर या उसी के आसपास पाई जा रही है तो उसे तो बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, या उस उत्पत्ति चट्टान से कुछ दूरी पर पाई जा रही है तो उसे बोलते हैं स्थानांतरित सॉइल। ठीक है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट मृदा, उसको बोलते हैं आपका स्थानांतरित मृदा। ठीक है, तब इसको लिखने की बारी आती है, तो लिखेंगे इसमें अपन लिखेंगे वह मृदाएं वह मृदाएं जो कि अपने पेरेंटल रॉक, इसको बोलते हैं उत्पत्ति उत्पत्ति चट्टान, वह मृदा है जो कि अपने उत्पत्ति चट्टान पर या उसके आसपास पाई जाए उन सभी मृदाओं को, ठीक है, कि कहा जा रहा है कि सर वह सॉइल्स, वह मृदाएं जो कि अपने पेरेंटल रॉक, उत्पत्ति चट्टान पर या उसके आसपास पाई जाए, उन सभी मृदाओं को अवशिष्ट मृदाएं कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अंडरलाइन करना है कि सर जो पेरेंटल रॉक, जिसको बोलते हैं उत्पत्ति चट्टान, के उत्पत्ति चट्टान पर या उसके आसपास पाई जाए उन सभी मृदाओं को अपन रेसिडुअल सॉइल या अवशिष्ट मृदा कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन यहां पर बात की जाए किसकी, तो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, स्थानांतरित
स्थानांतरित मृदा। तो कहा जाता है इसकी डेफिनेशन कि वह मृदाएं जो कि अपने पेरेंटल रॉक उत्पत्ति चट्टान से कुछ दूरी पर पाई जाए, उन सभी मृदाओं को स्थानांतरित मृदाएं कहते हैं। अब जो उसी चट्टान पर या उसी चट्टान के आसपास फाउंड हो रही है वो तो होगी आपकी रेसिडुअल सॉइल। पर सर वो जो कि अपने पेरेंटल रॉक या उत्पत्ति चट्टान से कुछ दूरी पर पाई जाए, कुछ दूरी पर प्राप्त हो रही है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और वो दूरी पर प्राप्त होने का कारण क्या है? तो वह किसी भी न किसी ट्रांसपोर्ट माध्यम के द्वारा, ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम एयर, वाटर एक्सेट्रा हो सकता है। इंसेक्ट्स भी कहते हैं, इंसेक्ट्स भी जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं? उस सॉइल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा? जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो क्या है? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। ये उनका ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। यहां तक बातें क्लियर हो गई सभी को? चलिए, जब यहां तक बातें क्लियर हो गई तो अपन आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ सॉइल पर। टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। अब हमने कहा कि सर ब्रॉडली क्लासिफाई तो अपन ने कर दिया इनको दो भागों में, एक रेसिडुअल और एक ट्रांसपोर्टेड। जो वहीं पर रुक जाए तो रेसिडुअल हो गई, और जो वहां से कुछ दूरी पर चली जाए वो ट्रांसपोर्टेड हो गई। हमने कहा सर अभी ट्रांसपोर्टेड या मृदा के प्रकार के अंदर कौन कौन सी मृदाएं होती है? तो सबसे पहले बात करेंगे जलोढ़ मृदा, जिसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो लिखिएगा फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल। अपन यहाँ पर 20-21 तरह की सॉइल पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले टाइप ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के अंदर नाम से ही क्लियर है, जलोढ़ एलुवियल, दो सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर। बहते हुए पानी के साथ जो पानी मिट्टी पाई जाती है, उन मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम जो है वो इनका है आपका वाटर। वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपकी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वो कहाँ फाउंड होती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है हमारे कहाँ पर? रिवर के अंदर, नदियों के किनारों पर या नदियों के तलों पर
जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है। और यही मृदा आपके निर्माण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसको अपन रेत कहते हैं, बजरी कहते हैं, वो कौन सी है? वो जलोढ़ मृदा ही है। कि जो रिवर के अंदर फाउंड हो, उस प्रकार की सॉइल ही हमारी बेस्ट सॉइल होती है कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम का है, जल है। और जल है मतलब ये फिजिकल वेदरिंग वाली सॉइल है, क्योंकि जल के द्वारा ट्रांसपोर्टेड, जल के द्वारा निर्मित जो मृदा है वो कौन सी है सर? फिजिकल वेदर्ड सॉइल होती है। और ये रिवर के बॉटम्स में या रिवर के बैंक पर पाई जाती है। तो इसमें लिखिएगा कि जलोढ़ मृदा के अंदर कि यह बहते हुए जल के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा स्थानांतरित होती है। बहते हुए जल के द्वारा स्थानांतरित होती है। दूसरा, यह स्थानांतरित मृदाओं की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ये जल के द्वारा फ्लोइंग वाटर, यहाँ पर अंडरलाइन लगाएंगे कि बहते हुए जल के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो तो वो होते हैं एलुवियल सॉइल, फ्लोइंग वाटर के द्वारा। और ये एक ट्रांसपोर्टेड मृदाओं का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो माध्यम है वो वाटर है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको लेके जा रहा है। तो ये क्या है? सी सॉइल है सर, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाती है। नेक्स्ट, इसके अंदर बात करें दूसरा, तो ये लिख सकते हैं कि सर यह चट्टानों के भौतिक अपघटन के द्वारा निर्मित होती है। फिजिकल वेदरिंग के द्वारा। फिजिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर इसमें जो एजेंट है वो वाटर है, तो वाटर हो, एयर हो, आपका ग्रेविटी हो, टेम्परेचर हो, ये सब किस में आते हैं? फिजिकल एजेंट में आते हैं। तो वेदरिंग भी कौन सी होगी? फिजिकल वेदरिंग। तो ये अगर पूछे आपसे कि सर ये जो जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है, ये कौन सी वेदर्ड सॉइल है? फिजिकल वेदर्ड सॉइल है या केमिकल वेदर्ड सॉइल है? तो ये है फिजिकल वेदर्ड सॉइल है। भौतिक अपघटन द्वारा निर्मित मृदा, फिजिकल वेदर्ड सॉइल है ये। राइट यहां तक? फिर और बात करें सर, ये कहाँ फाउंड होती है? तो बता ही दिया आपको, नदियों के, है ना? ये नदियों के तल पे या आपके किनारों पर पाई जाती है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह मृदा नदियों के तल अथवा किनारों पर पाई जाती है। नदियों के तलों पर अथवा किनारों पर। तो रिवर के अंदर अगर पूछे, रिवर के अंदर फाउंड सॉइल वो कौन सी होती है? कि दो सॉइल विच आर फाउंड इन रिवर्स, तो अपन कहेंगे एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा जो है वो नदियों में पाई जाती है, रिवर्स में जो है वो पाई जाती है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई सभी की? रिवर्स में जो है पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? एलुवियल सॉइल की, है ना? तो नेक्स्ट, यह अत्यधिक संपीड्य संपीड्य मतलब हाईली कंप्रेसिबल तथा
हाईली कंप्रेसिबल होती है तथा इसकी धारण क्षमता कम होती है। बियरिंग कैपेसिटी, है ना। तो ये अपन लिख सकते हैं। क्या क्या बातें अपन ने इसके बारे में कही कि एलिवियल सॉइल जलोढ़ मृदा क्या हुआ है कि सर वह मृदा जो बहते हुए जलों के द्वारा स्थानांतरित होती है, उन सभी मृदाओं को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यह स्थानांतरित मृदाओं की श्रेणी में आती है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये रेसिडुअल सॉइल नहीं है, जहां थी वहां पर नहीं है, ये पानी के साथ बह गई है, तो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कैटेगरी में आती है। और ये फिजिकल वेदरिंग के द्वारा बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर का उपयोग कर रहे हैं निर्माण के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो फिजिकल वेदरिंग इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट का कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है, कहां पर पाई जाती है, तो नदियों के अंदर पाई जाती है, नदियों के तल अथवा किनारों पर पाई जाती है। इट इज फाउंड एट द रिवर और द बैंक्स ऑफ रिवर में फाउंड होती है। और ये हाईली कंप्रेसिबल और जिसकी बियरिंग कैपेसिटी जो होती है कम होती है। तो ये हो गई आपकी पहली प्रकार की मृदा जिसका नाम है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। दो तीन बातें ये काम की है। ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वाटर है, वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेड सॉइल एलुवियल, दूसरा रिवर में फाउंड होती है। बस दो बातें इंपॉर्टेंट यहां पर। एक तो ये रिवर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है बस कि फ्लोइंग वाटर के थ्रू बहते हुए जल के द्वारा निर्मित मृदा एलुवियल सॉइल कहलाती है और रिवर में जो फाउंड होती है वो एलुवियल सॉइल होती है। दूसरी अगर बात करें नेक्स्ट की, तो सेकंड जो है वो है आपका लेकेस्ट्राइन सॉइल। लेकेस्ट्राइन सॉइल को क्या कहते हैं बताइए? लेकेस्ट्राइन सॉइल को क्या कहते हैं? तो लेकेस्ट्राइन सॉइल जो होती है जिसे हम कहते हैं आपका सरोवरीय मृदा, क्या कहते हैं? सरोवरीय मृदा। इसमें तो दो ही बातें हैं। पहली बात क्या सर, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम वाटर है। और दूसरा कि ऐसी सॉइल, दो सॉइल विच इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द लेक्स, झीलों के तल पर पाई जाने वाली सॉइल कौन सी थी? लेकेस्ट्राइन सॉइल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से वह सॉइल जो झीलों के तलों पर पाई जाती है उस मृदाओं को क्या कहते हैं? लेकेस्ट्राइन मृदा कहा जाते हैं, सरोवरीय मृदा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा दो एक बातें कि सर कि यह मृदा झीलों के तलों पर पाई जाती है, झीलों के तलों पर पाई जाती है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कि दो सॉइल विच इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द लेक्स, झीलों के तलों पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी होती है? लेकेस्टाइन मृदा होती है। दूसरी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम क्या है? वाटर है। ये भी फिजिकल वेदर्ड सॉइल कहलाती है। ठीक है, इसकी भी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। ये सारी बातें तो यहाँ लिखेगा कि सर यह भौतिक भौतिक अपघटन द्वारा द्वारा निर्मित होती है। दूसरा, भौतिक अपघटन के द्वारा निर्मित होती है। दूसरा, इसकी धारण क्षमता की भी कम होती है। इस मृदा की बियरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता भी
है ना, इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी धारण क्षमता वो भी क्या होती है सर, कम होती है। और हाईली परमेबल होती है, यह अत्यधिक पारगम्य होती है, यह हाईली परमिएबल होती है। तो ये तो कुछ एडिशनल बातें हैं जो कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते तब काम आएगी। बाकी की जनरल बात जो हम सभी को पता होनी चाहिए वो क्या है, वो है आपकी ये कि यह मृदा झीलों के तल पर पाई जाती है। बस यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसके अंदर जो रिवर्स में फाउंड होती है और दूसरा जो बहते हुए जल के साथ ट्रांसपोर्ट होती है, 2 पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखते हैं। तो लेकेस्ट्राइन सॉइल में इसकी धारण क्षमता कम होती है, हाईली परमेबल होती है, अधिक पारगम्य होती है और झीलों के तल पर पाई जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वह मृदा जो झीलों के तल पर पाई जाती है उसे सरोवरीय मृदा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सरोवरीय मृदा कहा जाता है। अब नेक्स्ट, तीसरे नंबर की सॉइल। तीसरे नंबर की सॉइल की बात करें तो वो कौन सी है? वो मैरीन सॉइल है, मरीन सॉइल है। मरीन सॉइल जिसको बोलते हैं तटीय मृदा, है ना। जैसे क्या बोलते हैं आपका समुद्री मृदा, नॉट तटीय, समुद्रीय, समुद्रीय, समुद्री मृदा। नाम से क्लियर है कि ऐसी मृदाएं जो सी तथा ओशन में पाए जाए, ठीक है, ऐसी मृदा जो समुद्रों अथवा महासागरों में पाई जाए उन मृदाओं को अपन क्या कहते हैं? समुद्री मृदा कहते हैं। ठीक है, इनको हम समुद्री मृदा कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा वह मृदाएं जो सी तथा ओशियंस में पाई जाए उन्हें समुद्री मृदा कहते हैं। वह मृदाएं जो कि सी एवं ओशन में पाई जाए, ठीक है, उन्हें समुद्री मृदाएं कहते हैं। दूसरा कि इन मृदाओं में इन मृदाओं में इन मृदाओं में क्या होता है? कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट ना, ऑर्गेनिक मैटर भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जीव होते हैं, जो आपके जलीय जीव होते हैं वो भी, और जंतु भी होते हैं वहां पे, तो वही वहीं पे डिकम्पोज होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी फाउंड होते हैं। ठीक है, तो अपन ने कहा कि सर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सी और ओशियन में फाउंड हो, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी फाउंड हो, जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हो, ऐसी मृदाओं को समुद्री मृदा या मरीन सॉइल कहा जाता है। ठीक है, इसमें पानी के अंदर कांटेक्ट में तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी शियर स्ट्रेंथ कम होती है। इसकी बियरिंग कैपेसिटी भी, शियर स्ट्रेंथ भी क्या होती है सर? कम होती है बाकी मृदाओं के रेस्पेक्ट में। क्योंकि जब ऑर्गेनिक कंटेंट है तो ऑर्गेनिक कंटेंट कैसा सॉफ्ट होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट का नीचे कैसा सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने के कारण ये अधिक संपीड्य भी होगी। कैसी होगी सर? ये अधिक संपीड्य होगी। यह हाईली कंप्रेसिबल भी होगी। अधिक संपीड्य बोल दो या हाईली कंप्रेसिबल भी होगी। ठीक है, तो अपन ने 3 तरह की मृदाएं यहां पर पढ़ी। तीनों का कहीं ना कहीं ओरिजिन की बात करें तो वाटर के कांटेक्ट में था ही। इनका बेस जो है वो वाटर था। चाहे हम बात करें एलिवियल सॉइल की
चाहे अपन बात करें लेकेस्ट्राइन सॉइल की या अपन बात करें मैरीन सॉइल की, सभी का जो बेस है वो कहीं ना कहीं क्या था सर, वाटर था, क्योंकि वो रिवर में फाउंड हो रही है, वो लेक में फाउंड हो रही है, और ये सी और ओशन में फाउंड हो रही है। ठीक है, वो फ्लोइंग वाटर में फाउंड हो रही है, और दोनों स्टिल वाटर में, रुके हुए जल में प्राप्त होती है, और वो बहते हुए जल में प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कहा नेक्स्ट क्या चीज, तो अब तीसरी तो हो गई, अब चौथी की बात करते हैं। तो ये तीन मृदाएं तो हो गई, अब बात करते हैं कॉलिवियल सॉइल की। फोर्थ मृदा जो है कॉलिवियल सॉइल, जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय मृदा, गुरुत्वीय मृदा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कॉलिवियल सॉइल किसे कहते हैं, कि सर दो सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के एक्शन के द्वारा निर्मित या ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉलिवियल सॉइल या गुरुत्वीय मृदा कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, कॉलिवियल सॉइल या गुरुत्वीय मृदा। ठीक है, तो यह मृदाएं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा निर्मित होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा निर्मित होती है, यह ट्रांसपोर्टेड मृदा होती है। ये भी क्या है सर, स्थानांतरित मृदा है। और ये कहाँ फाउंड होती है, ये फाउंड होती है वैलीज के अंदर, जहां पर तंग रास्ता होता है ना, जहां पर दो पहाड़ों के बीच की जो भूमि होती है, इस तरह से ये एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ है, तो यहाँ पर वैली जो होती है, इसको बोलते हैं अपन वैली। ये माउंटेन है आपका, ये भी माउंटेन है और ये भी माउंटेन है, तो माउंटेन्स के बीच में जो तंग रास्ता होता है उसको वैली बोलते हैं। तो वैलीज के अंदर फाउंड होती है हम की कॉलिवियल सॉइल, गुरुत्वीय मृदा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह मृदा चट्टानों के तल अथवा वैली में पाई जाती है। तो यह मृदाएं चट्टानों के तल अथवा वैली में पाई जाती है। इसकी बात करें गुरुत्वीय मृदा की, कॉलिवियल सॉइल, और इसका पूछते हैं सर एग्जाम्पल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉलिवियल सॉइल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो अपन लिखते हैं कॉलिवियल सॉइल का एग्जाम्पल, और बिल्कुल उसको स्टार मार्क करके याद रखना, वो होता है आपका टेलस। या पूछते हैं टेलस किस प्रकार की मृदा है, तो टेलस जो है वो गुरुत्वीय मृदा है। कैसी है, कॉलिवियल सॉइल है टेलस, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेड या निर्मित मृदा है, उन मृदाओं को हम क्या कहते हैं, कैलिवियल कॉलिवियल सॉइल कहते हैं, गुरुत्वीय मृदा कहते हैं। ठीक है, तो टेलस तो बहुत बार पूछा गया है, तो जहां जहां पर भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो सारी बातें आपकी इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें आपको पढ़नी है। यहां तक क्लियर, गुरुत्वीय मृदा की बातें हो गई खत्म। अब आते हैं ग्लेशियल ड्रिफ्ट। नेक्स्ट पांचवी मृदा की बात करें, इसका नाम है ग्लेशियल ड्रिफ्ट। सर ये ग्लेशियल ड्रिफ्ट किस प्रकार की सॉइल है, ग्लेशियल ड्रिफ्ट को हिम नदी मृदा कहते हैं, है ना। हिमनद होते हैं ना, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, आइसबर्ग्स कहते हैं हिमनद। तो हिम नदी मृदा जो होती है उन्हें ग्लेशियल सॉइल कहते हैं, ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो कहते हैं सर जब ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, जब बर्फ पिघलती है चट्टानों पे से और वो खसकती भी नीचे आती है, तो उस दौरान उस पर क्या होता है, एक घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के दौरान
वहां से पार्टिकल क्या होते हैं, टूटने लगते हैं उस इस पे से, उस हमारी चट्टान पे से, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, आपकी ग्लेशियल सॉइल, जो ग्लेशियर अथवा आइसबर्ग्स के द्वारा निर्मित होती है। या अगर बोल दे कि ऐसी मृदाएं जो बर्फ के द्वारा या आइस के द्वारा निर्मित होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, उस प्रकार की मृदाओं को क्या कहते हैं, तो ग्लेशियल सॉइल कहते हैं, ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल पूछता है कि सर ग्लेशियल सॉइल का एग्जाम्पल क्या होता है, या तो ड्रिफ्ट बोल दो या टिल। टिल पूछा है कि टिल किस प्रकार की सॉइल है, तो हिम नदीय मृदा है। कैसी सॉइल है सर, वो ग्लेशियल सॉइल है। कौन सी, आपकी टिल। तो यहां पर लिखिएगा हिमखंड बोल दो या हिम नदी बोल दो, हिम नदी मृदा। हमने कहा पॉइंट कि सर वह मृदा जो ग्लेशियर अथवा आइसबर्ग्स के द्वारा, वह मृदाएं जो ग्लेशियर ग्लेशियर अथवा अथवा आइसबर्ग्स के द्वारा निर्मित होती है, उन सभी मृदाओं को ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। ग्लेशियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो वह मृदाएं जो ग्लेशियर अथवा आइसबर्ग्स के द्वारा निर्मित होती है, उन सभी मृदाओं को ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है आपका टिल। टिल हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, है ना। तो टिल बहुत बार पूछता है कि टिल किस प्रकार की मृदा है, हिम नदी मृदा है या हिमखंड मृदा है, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो इसमें अंडरलाइन क्या करेंगे, एक तो टिल हो गया और एक जो ग्लेशियर अथवा आइसबर्ग्स के द्वारा, तो ग्लेशियर अथवा आइसबर्ग्स के द्वारा निर्मित होती है, उन मृदाओं को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं किस पे, हमारे छठे पे। तो हमारी कौन कौन सी हो गई, कॉलिवियल भी हो गई और तीन वाटर वाली हो गई, एओलाइन, नहीं एलुवियल, लेकेस्टाइन और मैरीन। और ये कॉलिवियल और एक होती है आपकी ग्लेशियल ड्रिफ्ट। अब आती है अपन की नेक्स्ट, कैलिची। कैलिची मृदा, कैलिची सॉइल जो होती है, कैलिची सॉइल क्या होती है, ये पूछा तो नहीं गया पर पता होना चाहिए। जब सारी सॉइल पढ़ रहे हैं तो फिर दो चार सॉइल को क्यों छोड़ें। तो कैल्ची सॉइल, दो सॉइल विच इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, बंधन के गुण होते हैं। इस प्रकार की मृदाओं को कैल्ची मृदा कहा जाता है। तो कहते हैं कि इस मृदा में इस मृदा में सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं बंधन के गुण। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, बंधन के गुण। यह मृदा, इस मृदा में ये इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, की अधिक मात्रा पाई जाती है।
ठीक है, तो 2 पॉइंट। सर कैलिची सॉइल किस प्रकार की सॉइल जो कि सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, बंधन के गुण होते हैं उस सॉइल में, उस सॉइल को कैलिची सॉइल कहा जाता है। दूसरा, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन है जिसको ज्यादा पाई जाएगी उससे अपन कहते हैं कैलिची सॉइल। ठीक है, तो इसको नोट करेगा। कैलिची सॉइल के अंदर सीमेंटिंग सॉइल होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, बंधन के गुण होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, ये वाली बातें। ठीक है, चलिए जब यहां तक हो गया, अब आते हैं अपन 7वें प्रकार की सॉइल पर। 7th टाइप ऑफ सॉइल जो है वो है आपकी एओलाइन सॉइल। एओलाइन सॉइल, वातज मृदा, क्या कहते हैं, वातज मृदा। एओलाइन सॉइल क्या होता है कि दो सॉइल, वह सॉइल जो कि ट्रांसपोर्टेड और डिपॉजिटेड होती है बाय द एक्शन ऑफ विंड, जो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट या डिपॉजिट होती है, इस प्रकार की मृदाओं को हम वातज मृदा कहते हैं, एओलाइन सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एओलाइन सॉइल। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है सैंड ड्यून्स, जो इसको बोलते हैं रेत के टीले। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सैंड ड्यून्स जो है, रेत के टीले, वो किसके एग्जाम्पल है, तो सैंड ड्यून्स एग्जाम्पल होते हैं हमारे एओलाइन सॉइल के, क्योंकि वो भी क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट स्थानांतरित होते हैं, और किसके द्वारा होते हैं, वायु के द्वारा होते हैं। जो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है वही क्या कहलाती है, एओलाइन सॉइल कहलाती है। तो इसमें लिखिएगा, वह मृदाएं, मृदाएं जो वायु के द्वारा स्थानांतरित होती है, होती है, उन सभी मृदाओं को वातज मृदा या एओलाइन सॉइल कहते हैं। ठीक है, कि क्या कहा गया कि सर वह मृदाएं जो वायु के द्वारा स्थानांतरित होती है, उन सभी मृदाओं को वातज मृदा या एओलाइन सॉइल कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो इसका है सैंड ड्यून्स। ड्यून्स का मतलब है टीले, तो रेत के टीले, रेत के टीले जो होते हैं सैंड ड्यून्स, ये क्या होते हैं आपके एओलाइन सॉइल का एग्जाम्पल है, क्योंकि रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, है ना, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर वहां देखोगे तो आज टीला यहाँ पर है, कल वो उठ के वहां चला गया, तो उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ, सर विंड है। कोई अपन ने तो जाके रखा नहीं है, या अपने आप तो वो आया नहीं है, तो कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एजेंसी है, और वो एजेंसी क्या थी सर, विंड थी। तो वो टीले जो है वो किसका एग्जाम्पल है, सैंड ड्यून जिन्हें कहते हैं, वो एग्जाम्पल होते हैं आपका एओलाइन सॉइल का, वातज मृदा का, जिसका ट्रांसपोर्टेशन माध्यम जो है वो क्या है आपका, वायु है। तो कई बार पूछा गया है कि वायु के द्वारा ट्रांसपोर्टेड स्थानांतरित मृदाओं को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे वातज मृदा, एओलाइन सॉइल। यदि उसका एग्जाम्पल पूछे तो सैंड ड्यून्स कह सकते हैं हम। यदि उसका एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, सैंड ड्यून कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि सामान्यतः बालू के इकट्ठा इकट्ठा होने पर रेत के टीलों का निर्माण होता है। सामान्यतः बालू के इकट्ठा होने पर रेत के टीलों का निर्माण होता है, उन्हें ही
सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स क्या है कि बालू के इकट्ठे होने पर जो रेत के टीले बनते हैं उन्हें ही सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा इसके अंदर सभी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किसकी बात, हमारे एओलाइन सॉइल की। अब आते हैं आठवां, जिसको बोलते हैं लोएस। लोएस मृदा भी एक इंपॉर्टेंट मृदा है। लोएस सॉइल, लोएस मृदा को लोएस मृदा ही कहा जाता है ना। अब कहा गया कि सर ये वातज मृदा एओलाइन सॉइल का ही एक पार्ट है। सर इस एओलाइन सॉइल का एक पार्ट है तो फिर इसको एओलाइन सॉइल क्यों नहीं करे? इसलिए नहीं करे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी उस एओलाइन सॉइल की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। अब सर डिफरेंट होती है तो क्या डिफरेंट होती है? तो ये लोएस जो होती है ये भी एयर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है, पर यह फाइन ग्रेन सिल्ट होती है। कैसी होती है सर? ये फाइन ग्रेन सिल्ट होती है। इसका आकार जो होता है वो सिल्ट के आकार के समान होता है। महीन कणों वाली सिल्ट जो होती है उसका शेप, इसका साइज होता है। दूसरा, इसमें बंधन के गुण पाए जाते हैं, है ना, बाइंडिंग नेचर होता है क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, CaCO3। पर कहा जाता है कि सर जब ये वाटर के कांटेक्ट में आती है तो ये अपनी शीयर स्ट्रेंथ खो देती है और ये क्या कर जाती है, सडनली ढह जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोएस को कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं। तो पूछा गया है कि निम्न में से कोलैप्सिबल सॉइल का एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो कोलैप्सिबल सॉइल होती है हमारी लोएस। कौन सी होती है? लोएस। तो यहां पर लिखते हैं पहला पॉइंट, यह भी वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। दूसरा, दूसरा यह फाइन ग्रेन सिल्ट के साइज की होती है। ये कैसी होती है? फाइन ग्रेन सिल्ट होती है, फाइन ग्रेन सिल्ट की साइज की होती है। दूसरा, तीसरा, इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी होती है, बंधक के गुण होते हैं, बंधन के गुण, बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है क्योंकि क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? बाइंडिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ये फाइन ग्रेन सिल्ट होती है, ये भी एयर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। और इसका ये जब यह वाटर के कांटेक्ट में आती है क्या करें? दूसरा कि जब ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगी, सब संपर्क में आ जाती है, तब इसके बंधने गुण जो होते हैं कम हो जाते हैं। तब इसके बंधन के गुण, बंधन के जो गुण होते हैं वे गुण कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके कारण जिसके कारण
बंधन के गुण कम होता जाते हैं जिसके कारण यह ढह जाती है, ढह जाती है। तो कह रहे हैं कि सर जैसे ही ये वाटर के संपर्क में आती है, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आती है, तो इसके तब इसके बंधन के जो गुण होते हैं, बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण ये ढह जाती है। इसीलिए इसलिए इसे कोलैप्सिबल सॉइल कहते हैं। सॉइल भी कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं। तो बहुत सारी बातें अपन ने इसके बारे में लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि ये लोएस एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी सॉइल है, जो कि एग्जाम में हमसे पूछी जाती है ना। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है वो भी क्या है? एयर है, वायु है। ये कैसे अलग है हमारी एओलाइन सॉइल से? कि यह फाइन ग्रेन सिल्ट होती है। ये होती तो एओलाइन सॉइल है, पर इसका साइज जो होता है फाइन ग्रेन सिल्ट के समान होता है। दूसरा कि इसमें बाइंडिंग के गुण पाए जाते हैं, और बाइंडिंग का कारण है इसमें पाया जाता है CaCO3 की मात्रा। पर ये कहते हैं कि जब वाटर के संपर्क में आती है, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आती है, तब इसके जो बंधन के गुण हैं ये कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जब बंधन के गुण रिड्यूस हो जाते हैं तो ये क्या कह जाती है? ढह जाती है। ढह जाती है मतलब कोलैप्स हो जाती है। ढहने का मतलब क्या होता है? कोई स्ट्रक्चर ढह गया मतलब वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। वो स्ट्रक्चर क्या हो गया सर? कोलैप्स हो गया। तो जब ढह जाती है, इसलिए इसे कोलैप्सिबल सॉइल कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सर कोलैप्सिबल सॉइल एग्जाम्पल क्या है? तो लोएस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोलैप्सिबल सॉइल। तो नोट करिएगा ये यहाँ पर। ये हो गया सभी का। चलिए, अब आता है नेक्स्ट, 9th नंबर की सॉइल है। 9th नंबर की सॉइल कौन सी है? लोम। लोम सॉइल या लोमी सॉइल भी कहते हैं। लोम या लोमी सॉइल, यानी तो लोम सॉइल कहते हैं। लोम मृदा या लोमी मृदा किसे कहा जाता है? तो लोम या लोमी मृदा के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले का मिश्रण होता है। कि ऐसी मृदा जिसमें सैंड, सिल्ट अथवा क्ले तीनों ही प्रकार की मृदाएं पाई जाए, उसे लोम सॉइल या लोमी सॉइल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कि इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई भी अव्यय, आइदर सैंड या सिल्ट या क्ले, कोई भी एक अव्यय की मात्रा कुल मात्रा के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 किलो अपन ने सॉइल ली, तो उसमें से सैंड बोलो या सिल्ट बोलो या क्ले बोलो, कोई भी एक कंटेंट 500 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50% क्या हुआ? 1000 का 500 ग्राम। तो 500 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम होगा तो चल जाएगा। दूसरा, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो इसलिए यह गार्डन सॉइल है। तो बेस्ट सॉइल होती है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। जो कि बेस्ट मृदा होती है वो आपकी कौन सी होती है? लोम या लोमी सॉइल को कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गार्डन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरी बातें क्लियर हुई लोम या लोमी सॉइल की। तो इसमें लिखेंगे कि यह सैंड, सिल्ट प्लस क्ले का
मिश्रण होती है, मिक्सर होती है, लिख दो, मिश्रण की जगह तो मिक्सचर होती है। किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होती है। कौन? लोम या लोमी सॉइल। दूसरा, कि इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट या कंटेंट, कोई भी कंटेंट, इसका अव्यय कहते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट की मात्रा कुल सॉइल की मात्रा के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि सर, इसमें कोई भी कंटेंट, कंटेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कह दो, सिल्ट, सैंड और क्ले, ये सब क्या? अव्यय है, कंटेंट ही है। किसी भी कंटेंट की मात्रा कुल सॉइल की मात्रा के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जितनी सॉइल है उसके 50% ज्यादा उसका कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ भी पाया जाता है। इसीलिए इसे बेस्ट सॉइल होती है एग्रीकल्चर के लिए, इसको गार्डन सॉइल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे गार्डन सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं कि इसे गार्डन सॉइल के नाम से जाना जाता है। देखो, लोम या लोमी सॉइल भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है, क्योंकि बोलते हैं कि सर लोम या लोमी सॉइल क्या होता है? जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर हो, इस प्रकार की सॉइल ही लोम या लोमी सॉइल कहलाती है। बहुत बार पूछा गया है। इसमें कोई भी कंटेंट 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी कंटेंट जो है अव्यय, उसकी मात्रा 50% अधिक नहीं होनी चाहिए, उसको गार्डन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है ना। तो दो तीन बातें हैं लोम या लोमी सॉइल की। इंपॉर्टेंट सॉइल है जो आपको याद रखनी है। तो जहां जहां स्टार में मार्क कर रहा हूं वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां जहां पर अंडरलाइन कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बताइए, कोई डाउट है? आप बता सकते हैं। चलिए, तो लोम या लोमी सॉइल हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 10वें नंबर की सॉइल। 10वें नंबर की सॉइल जिसको अपन कहते हैं पीट। तो 10, 11 और 12 पीट सॉइल है ना। 10, 11 और 12 ये तीनों के तीनों ही सॉइल कैसी होंगी? ये तीनों सॉइल हमारी होंगी ऑर्गेनिक सॉइल। तो सबसे पहली बात करते हैं पीट। पीट क्या होता है सर? ये अत्यधिक कार्बनिक मृदा है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल बोले तो कौन सी होगी? पीट। ऑर्गेनिक सॉइल तो होती ही होती है, पर सबसे बोले कि सर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल तो कौन सी होगी? तो आप कहेंगे पीट होगी। दूसरा, कि पीट के अंदर क्या होता है कि सर ये वेजिटेशन के डिके से बढ़ती है, कि जब आपके पेड़ पौधे वनस्पतियां जब सड़ जाती है वाटर लॉक्ड एरियाज में, तो उनके डिके सड़ने से बनती है। तो इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जब कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे तो इसका कलर भी कैसा होता है? गहरा काला या भूरा कलर इसका होता है। दूसरा, जब कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं
तो ये हाईली कंप्रेसिबल होगी, अधिक संपीड़ित मृदा होगी। जब ये हाईली कंप्रेसिबल मृदा होगी तो इसके ऊपर भवन का निर्माण या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। राइट, क्लियर हो गया? बात कर रहे थे किसकी? हम बात करते हैं पीट मृदा की। तो पीट मृदा के अंदर हम लिखते हैं कि इस मृदा में अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। हाई कंटेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर का, अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो हाईली कंटेंट जो जिसमें होगा ऑर्गेनिक मैटर का, वो किसमें होगा? पीट में। पीट होता है, एक मक होता है, एक क्यूमुलस होता है। यदि तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की जो कंटेंट होगा वो किसमें पाया जाएगा? आपकी पीट में पाया जाएगा। तो यह मृदा वाटर लॉक्ड एरियाज में, जल भराव वाले वाटर लॉक्ड एरियाज में वेजिटेशन के सड़ने से, जिसको बोलते हैं डिके से, निर्मित होती है। सर वाटर लॉक्ड एरियाज के ऐसे एरियाज जो समुद्र के किनारे पर हैं, ऐसे एरियाज जहां पर वाटर का लेवल हाई है, ऐसे एरियाज जहां पर बाढ़ आ चुकी है, जहां पर जल भराव हो रखा है, तो उन वाटर लॉक्ड एरियाज में जो वनस्पतियां होती है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, उनके सड़ने से, गलने से जो निर्मित होती है, उन मृदाओं को कहते हैं पीट मृदा। है ना? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन से फॉर्म होती है वो सॉइल कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी पीट सॉइल। कौन सी होती है? पीट सॉइल। और किस अवस्था में? वाटर लॉक्ड अवस्था में, मतलब जल भराव की स्थिति के अंदर। तो सर जब इसके अंदर अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ है, हाई कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर का, तो यह मृदा हाईली कंप्रेसिबल होगी। तो यह मृदा हाईली कंप्रेसिबल होती है। हाईली कंप्रेसिबल होती है। कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कंटेंट के कारण इसका कलर भी कैसा होगा? तो इसका कलर डार्क ब्लैक अथवा ब्राउन होगा। डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर होगा, गहरा कलर होगा। और गहरे कलर का मेन कारण क्या है? वो ऑर्गेनिक कंटेंट, जो उस मृदा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंटेंट ही उस गहरे कलर का मेन कारण है। ठीक है? तो सर हमने कहा सर कार्बनिक पदार्थ होगा, हाईली कंप्रेसिबल होगी। तो इस तरह की मृदाओं पर आपका जनरली स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका ढहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर बना सकते हैं पर फिर वो गहरी नहीं बनाएंगे। जनरल स्ट्रक्चर, सेल्फ फाउंडेशन का निर्माण यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कहते हैं कि यह मृदा फाउंडेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त या सूटेबल नहीं है।
सूटेबल नहीं होती है। ये जो मृदा है वो फाउंडेशन के लिए सूटेबल या उपयुक्त नहीं होती है, राइट। रीजन आपको बता ही दिया, कार्बनिक कंटेंट है, हाईली कंप्रेसिबल है इसीलिए। और ये बनती कैसे, तो यहाँ पर ये पीट मृदा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे पीट के अंदर। ऐसी मृदा जो वाटर लॉक्ड एरियाज के अंदर पाई जाती है, वेजिटेशन के डिके से, सड़ने से निर्मित होती है, उसे क्या कहते हैं, पीट मृदा कहते हैं। इस ये हाईली कंप्रेसिबल होगी, डार्क कलर की होती है और ये फाउंडेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो वो पॉइंट ही अपन ने अंडरलाइन लगाए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पीट मृदा में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट किस मृदा में होगा, पीट में। दूसरा, वाटर लॉक्ड एरियाज में वेजिटेशन के डिके से जो मृदा बनती है वो कौन सी होगी, पीट मृदा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पीट के बाद में 11 मक। मक सबसे पहले पॉइंट कि यह भी ऑर्गेनिक सॉइल होती है, कि यह भी एक कार्बनिक मृदा है, मृदा ऑर्गेनिक सॉइल होती है। तो सर ये भी ऑर्गेनिक है और पीट भी ऑर्गेनिक है ना। आपने कहा कि सर पीट भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, दोनों में अंतर क्या है, तो पीट तो है वो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है और ये भी ऑर्गेनिक सॉइल है, पर इसमें अंतर ये है कि इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल का मिश्रण होता है। तो यह मृदा इनऑर्गेनिक यह मृदा इनऑर्गेनिक अथवा ऑर्गेनिक सॉइल का मिश्रण होता है, मिश्रण होती है। तो सर इसमें 2 चीजें आ गई, इसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है और ऑर्गेनिक सॉइल भी होती है, कि इनऑर्गेनिक अथवा ऑर्गेनिक सॉइल का मिश्रण होता है और यह भी एक प्रकार की ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ठीक है। यह भी एक प्रकार की ऑर्गेनिक सॉइल होती है। मक, मक के बाद में आते हैं नेक्स्ट क्यूमुलस। क्यूमुलस सर ये भी एक कार्बनिक मृदा का ही एक प्रकार है, ये भी एक कार्बनिक मृदा ही होती है, उसी का एक प्रकार है। पर इसमें क्या अंतर है फिर, तो ये पीट तथा मक का मिक्सचर होती है, मतलब 10वीं और 11वीं सॉइल का जो मिश्रण होता है उसको ही क्यूमुलस कहते हैं। तो यह भी कार्बनिक मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का ही एक प्रकार है, कि भी क्या है भाई, ऑर्गेनिक सॉइल का ही एक टाइप है। लेकिन क्या अंतर है, तो यह पीट अथवा मक सॉइल का मिश्रण होता है। पीट और मक सॉइल मतलब 10वीं और 11वीं नंबर की सॉइल का मिक्सचर जो होता है वो क्यूमुलस होता है। ये भी एक ऑर्गेनिक सॉइल का ही एग्जांपल है या उसी का एक टाइप है। ये भी ऑर्गेनिक सॉइल है पर इसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट प्लस ऑर्गेनिक कंटेंट दोनों पाया जाता है।
है ना, हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। और पीट तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा ही पीट में पाई जाती है। वो फाउंडेशन के लिए सुटेबल भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल भी होती है, और वो वेजिटेशन के सड़ने से बनती है वाटर लॉक्ड एरियाज में। तो अब जो अपन ने पढ़ा 10वां 11वां और 12वां, क्या पढ़ा भाई, 10वां 11वां और 12वां जो पढ़ा, तो ये 10वां 11वां 12वां ये सभी के सभी क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉइल के है। तो अपन ने देखा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अपन ने एक बंच बना रखा है, पहला दूसरा तीसरा, एलिवियल, एलिवियल, लेकेस्टाइन एंड मराइन वाटर ट्रांसपोर्टेड, फिर कॉलिवियल तो ग्रेविटी हो गई, फिर आपका गैशियल ड्रिफ्ट, ये जो होगा आपका आइसबर्ग्स या आइस के द्वारा हो गई, कैलिची सीमेंटिंग सॉइल हो गई। फिर अपन ने एक ग्रुप बनाया एओलाइन और लोएस का, वो एयर ट्रांसपोर्टेड है। फिर अपन ने ग्रुप बनाया एक लोएस, लोएस तो सभी का मिक्सचर है, सैंड सीड क्ले का मिक्सचर है। फिर अपन ने ग्रुप बनाया तीन, पीट मक और क्यूमुलस, तीनों की तीनों ही ऑर्गेनिक सॉइल है। और तीनों में क्या अंतर है बता दिया, वो हाई ऑर्गेनिक कंटेंट पीट में होता है, इसके अंदर मक के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों पाए जाते हैं, और क्यूमुलस के अंदर पीट और मक का मिक्सचर होता है, राइट। ये तो अगर देखा तो अपन ने क्या बना रखे हैं, यहाँ पर एक सेट बना रखे हैं, एक ग्रुप बना रखे हैं, और उस ग्रुप के आधार पर ये अपन क्या कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। उस ग्रुप के आधार पर ही क्या कर रहे हैं, अपन उन चीजों को पढ़ रहे हैं ताकि हमें जो चीजें हैं वो लंबे समय तक याद रहे, चीजें जो है हमें लंबे समय तक याद रहे। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। तो 12 सॉइल अपन ने पढ़ ली है, अभी भी लगभग 5 7 10 सॉइल आपकी और बची है, जो कि हम आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इसको यहीं पर विराम देते हैं, इस लेक्चर को मिलेंगे आप सभी लोगों से एक नए लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो सभी बच्चे जो भी लाइव है वो बिल्कुल लाइव आया करिए, ताकि पता चल जाए कि वॉइस आपका क्लियर है नहीं है। कुछ आपको डाउट हो वो भी आपको हैंड टू हैंड क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं कि बाद में मैसेज करना पड़ रहा है, आपको पूछना पड़ रहा है या परेशान होना पड़ रहा है। तो वो दिक्कतें आपकी एलिमिनेट हो जाएगी यदि आप इस लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से एक नए और नेक्स्ट लेक्चर में कल। नहीं, वैसे कल कितना है, 20 है, हाँ तो कल तो ऑफ रहेगा, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ अभी से कि कल अपनी क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।